अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं समा स्पेशल और मैं हूं शाहजेब अहमद और मैं हूं महक असलम। आज समा स्पेशल में हम बात करेंगे सानहा गुल प्लाजा और इसके साथ ही साथ एक सवाल उठ रहा है कि क्या पाकिस्तान में बेशतर कमर्शियल प्लाजे या फिर जो इमारतें हैं उनमें फायर सेफ्टी अलार्म मौजूद है, ये इंतजामात मौजूद है? अगर है तो एक्टिव क्यों नहीं है, और अगर नहीं तो क्यों नहीं है? कराची के मसरूफ और मारूफ तिजारती इलाके में वाक़ई गुल प्लाजा में पेश आने वाले अलमनाक सानहे ने सबको झंझोड़ कर रख दिया है। एक बार फिर से इस तल्ख और खतरनाक हकीकत को ये सानहा सामने लेके आया है कि पाकिस्तान में बेशतर कमर्शियल इमारतें आज भी बुनियादी फायर सेफ्टी इंतजामात से महरूम है। ये सानहा सिर्फ चंद खानदानों के लिए अलमिया नहीं, बल्कि इसने पूरे मुल्क में बुलंदोबाला कमर्शियल प्लाजों की हिफाजत पर एक बड़ा सवाल उठा दिया है। मुल्क भर में कायम बड़े कमर्शियल प्लाजों की अक्सरियत ऐसी है जहां फायर अलार्म सिस्टम्स, इमरजेंसी एग्जिट्स, फायर फाइटिंग आलात और रेस्क्यू के वाज़े इंतजामात या तो मौजूद ही नहीं है, और अगर है तो बरसों से गैर फाल है। बिल्कुल महक, अब सवाल ये है कि क्या सूबाई हुकूमतें और ज़िला इंतजामिया वाकई इन हज़ारों मुलाजमीन और रोज़ाना आने वाले शहरियों जो कि इन इमारतों में कारोबार करते हैं, ख़रीदारी के लिए आते हैं, उनकी जानों के तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बना पा रही हैं? या हर साने के बाद तहकीकात होंगी, बयानात सामने आएंगे, फिर नोटिस जारी होंगे और बात ही रह जाएगी, यहीं तक महदूद रह जाएगी? आज के इस प्रोग्राम में हम गुल प्लाजा के वाक़े को बतौर मिसाल रखते हुए ये जानने की कोशिश करेंगे कि पाकिस्तान के चारों सूबों में कमर्शियल इमारतों के फायर सेफ्टी मेयर्स की मौजूदा सूरत-ए-हाल इस वक्त क्या है, और फिर जो खामियां हैं वो कहां हैं, कवानीन पर अमल दरामद क्यों नहीं हो रहा, फिर मुस्तकबिल में ऐसे अलमनाक सानियात से बचने के लिए क्या ठोस और अमली इक़दाम किए जा रहे हैं। आज के प्रोग्राम का बाकायदा आगाज करते हैं। हमें सबसे पहले ज्वाइन कर चुके हैं डिप्टी मेयर कराची सलमान मुराद साहब, उनको हम शामिल गुफ्तगू करते हैं। सलमान साहब, बहुत शुक्रिया शो में ज्वाइन करने के लिए। सलमान साहब, सबसे पहले तो मैं चाहता हूं कि आप जरा शेयर करें इस वक्त गुल प्लाजा की क्या सूरत-ए-हाल है। आज की सिचुएशन ये है कि वहाँ पे अभी तक रेस्क्यू का काम चल रहा है और आखिरी मराइल में जो लोग डेड बॉडियाँ जो उनके बिल्डिंग जो गिरी है उससे निकाले गए हैं बॉडीज़, और उनकी डीएनए कराने के लिए भेज दिए गए और कुछ सैंपल आ गए और उनकी शनाख्त हो गई है और उनको लवाहिकीन के हवाले कर दिया गया। आज वज़ीर आला साहब ने भी असेंबली के फ्लोर में सारी सूरत हाल पर वाज़े ब्रीफिंग दी है और इस सिलसिले में बहुत अफसोसनाक वाक़या पेश आया। इसमें तमाम लोग के अश्क आए हैं और उस पॉइंट पर खुद मौजूद था तो क़यामत का मंजर था। लोग अपने प्यारों को के आने के लिए तरस रहे थे कि अभी कोई निकल आएगा, मगर आग बहुत तेज़ थी। पहले रात जब लगी तो मैंने उसी दिन के रात ही कह दिया था कि आग की शिद्दत बहुत तेज़ है और इसको काबू पर पाने के लिए टाइम लगेगा। अगला सवाल यही है, डिटेल्स तो आपने शेयर किया, यकीनन ये क़यामत सुगरा से कम के मनाजिर नहीं थे और ये मनाजिर कोई पहली दफ़ा हमने कराची में नहीं देखे। बजाय इसके कि मैं ये कहूँ कि हम ब्लेम गेम खेलें कि पहले ये हुआ तो क्यों हुआ, अभी ये हुआ तो क्यों नहीं हुआ, जिम्मेदारी आपको क्या लगता है किसकी है? चेक एंड बैलेंस किसको करना चाहिए था? देखिए, पहले ही दिन जब यह वाक़या पेश आया तो चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने फिल फॉर नोटिस लेकर और वज़ीर आला साहब को ये हिदायत दे दिए थे कि जल्द से जल्द लोगों को रेस्क्यू किया जाए और आग को कंट्रोल किया जाए। और उसके बाद उन्होंने ये भी कहा है कि इस वाक़ये की मुनसिफाना तहकीकात की जाए, इस पर कोई भी मुलविस हो, कोई सरकारी इदारा हो। महक का वही सवाल मैं दोहराऊंगा कि ये जिम्मेदारी किसकी आपके ख्याल में? देखिए, कबल वक्त कहना जिम्मेदारी किसकी है, उसके लिए एक कमेटी तश्कील दे दी गई है, उस पर वर्किंग हो रही है। और दूसरे दिन ही हमने तमाम चीफ मिनिस्टर साहब ने कराची के ताजरान को बुलाकर एसोसिएशन से ये मीटिंग की और उनके मुआवजे का भी ऐलान किया और उनकी मार्केट दोबारा तामीर करने के लिए भी कह दिया। उसके साथ साथ ये भी डिसाइड किया गया कि जितने भी बाकी कमर्शियल मार्केट्स हैं उन पर नेक्स्ट वीक गवर्नमेंट के नुमाइंदे और मार्केट के अरकान मिलकर वहाँ पहले चेक करेंगे कोई फायर सेफ्टी स्टेशन मौजूद है नहीं है। लेकिन सलमान साहब, इससे पहले जो इदारे मौजूद हैं, क्या उनकी ये ड्यूटी नहीं है कि वो चेक करें हर कमर्शियल बिल्डिंग को, उसके फायर एग्जिट्स को? एसबीसीए की जब हम बात करते हैं, उनकी जिम्मेदारी है कि वो इमरजेंसी एग्जिट्स को चेक करें। इवन एसबीसीए की अपनी बिल्डिंग में सेफ्टी अलार्म मौजूद नहीं है। फायर सेफ्टी को चेक करें, कंस्ट्रक्शन मॉनिटरिंग करें, फायर एग्जिट्स बंद हैं या खुले हैं ये चेक करें। एसबीसीए की ऑलरेडी जिम्मेदारी है, तो क्या वो ऑलरेडी ये काम कर रहे हैं? देखिए, सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी जब आपको एनओसी देती है बिल्डिंग तामीर करने के लिए, आप
कि वो सारे बायलाज के मुताबिक अगर आप पूरे उतरते हैं, उसके बाद आपको एनओसी जारी की जाती है और आपको टाइम पीरियड 3 से या 4 साल का टाइम पीरियड देता है कि आपको इस पीरियड में कंप्लीट करना है। सही। उसके बाद कंप्लीशन के लिए सिंध बिल्डिंग कंट्रोल के नुमाइंदे जाके वो चेक करते हैं जो उनके रिक्वायरमेंट होते हैं, तो उनके बाद उनको कंप्लीशन की सर्टिफिकेट मिलती है। फिर उसके बाद अगर लोग आके आबाद हो जाते हैं, मार्केट ओपन हो जाती है, तो कई शहरियों की भी जिम्मेदारी बनती है। अगर वहाँ पे अगर फायर अलार्म नहीं है, एसबीसीए की कंप्लीशन के बाद, प्रोजेक्ट के बाद जिम्मेदारी नहीं होती चेक करना? मैं ये नहीं कह रहा कि मैं कह रहा हूँ शहरियों की भी जिम्मेदारी बनती है कि वो अगर नहीं है तो कंप्लेन करें। और ये गफलत भी देखी गई गुल प्लाजा में सलमान साहब के छत पे जनरेटर्स रखने का कोई जवाब नहीं बनता। 3 दिन का अल्टीमेटम था। मुझे बताएं, 3 दिन का अल्टीमेटम तो मुकम्मल होने वाला है, तो ये जो चेक एंड बैलेंस का सिलसिला शुरू हुआ था वो अभी तक कहां तक पहुंचा है? और ये जो सेफ्टी अलार्म्स लगाने की बात थी 3 दिन के अंदर अंदर, मुमकिन हो सकता है अमली तौर पे? मैं 3 दिन का नहीं था, मैं यही कह रहा हूँ कि नेक्स्ट वीक से ये इदारे और एसोसिएशन कराची के जितने भी बिल्डिंग्स हैं उन तमाम की नेक्स्ट वीक से चैम्बर ऑफ कॉमर्स के सदर भी मौजूद थे और उनकी सरबराही में, और हमारे सिंध गवर्नमेंट के सिंध बिल्डिंग कंट्रोल के अफसरान के साथ ये मिलकर तमाम बिल्डिंगों पर कैंप्स लगाएंगे, वहाँ जाकर बैठेंगे, वहाँ पे चेक करेंगे और उनको भी तायद की गई है। इसके बाद अगर किसी ने भी कोताही की तो उस पर जुर्माना भी किया जाएगा, उस बिल्डिंग को सील भी किया जाएगा। ये तय हो चुका है, तो उस पर काम हो रहा है। ठीक है, इस पर काम हो रहा है, इसी पर गुफ्तगू हम आगे बढ़ाते हैं। अहमद बिलाल महबूब साहब, सरबराह फिल्ड वो भी हमें ज्वाइन कर चुके हैं। अहमद बिलाल साहब, क्योंकि गुल प्लाजा के बाद हम देख रहे हैं ये सानियात होते हैं, उसके बाद तहकीकात भी होती हैं, लेकिन पाकिस्तान में कमर्शियल जो बिल्डिंग्स हैं उसके लिए कवानीन मौजूद हैं, उस कवानीन पर अमल दरामद कराना बहुत ज़रूरी हो चुका है। अब कब तक हम ऐसे ही वाक़यात देखते रहेंगे, फिर बाद में हम कहते हैं कि इस पर एक्शन ले लिया जाए, लेकिन कवानीन पर अमल दरामद नहीं हो पा रहा होता? बहुत शुक्रिया जी, आपकी बात दुरुस्त है। पाकिस्तान में इन जनरल मसला कवानीन के मौजूद होने का नहीं है, असल मसला उन कवानीन पे अमल दरामद का है। अमल दरामद करवाने के लिए हमारे पास इदारे भी मौजूद हैं और उनकी मुख्तलिफ लेयर्स भी मौजूद हैं, और सबसे टॉप पे जो लेयर है वो हमारी असम्बलियों के अंदर जो मौजूद स्टैंडिंग कमेटीज हैं वो भी ओवरसाइट का काम करती हैं। करना चाहिए कि वो देखें कि जो सरकारी इदारे जिनके जिम्मे है ये काम करना, क्या वो अपना काम कर रहे हैं। तो अगर असम्बली की कमेटियों की एक निगरानी रहेगी तो भी चीज़ें बहुत इम्प्रूव हो जाएंगी, और वो नीचे जो काम करने वाले सरकारी इदारे हैं वो भी मुस्तैद हो जाएंगे, विजिलेंट रहेंगे। सही। लेकिन एक स्पेसिफिक चीज़ जिसकी तरफ मुझे बहुत उसके बारे में फिक्र है कि हक़ाइक़ सामने आए कि जब 3 साल पहले 2023 में वो जो आरजे प्लाजा में जो आग लगी थी और 10-12 कीमती जाने वहाँ ज़ाया हो गई थी, तो उस वक्त एक फायर सेफ्टी रेगुलेशंस की इम्प्लीमेंटेशन के ऊपर एक ऑडिट रिपोर्ट बनाने के लिए कहा गया था। तो उस वक्त कई 100 प्लाजों का जायजा लिया गया था हुकूमत की तरफ से, और हर प्लाजे को चेक करने के बाद एक रिपोर्ट बनी थी कि किस हद तक ये प्लाजे उन रेगुलेशंस के ऊपर अमल कर रहे हैं। तो वो रिपोर्ट बन गई थी, उसके ऊपर फिर रिकमेंडेशन भी उस रिपोर्ट के अंदर मौजूद थी कि आइंदा क्या करना है। लेकिन जो अब तक इतलात है उनसे ये पता चल रहा है कि रिपोर्ट कराची म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन के दफ्तरों में ही रही और इसके ऊपर इम्प्लीमेंटेशन का काम नहीं हुआ। चीफ मिनिस्टर साहब के ऑफिस को जानी चाहिए थी रिपोर्ट, ताकि सूबाई हुकूमत के लेवल पे जो एक्शंस होने हैं वो होते। तो पता ये चला है कि वो रिपोर्ट अभी 2 दिन पहले ही चीफ मिनिस्टर ऑफिस में पहुंची है। बिलाल साहब, ये पूछ लेते हैं हम, सलमान साहब साथ ही हैं। सलमान साहब, क्या वजह हुई? रिपोर्ट नहीं मिली, लैक ऑफ कम्युनिकेशन था, 2023-2026 आ गया, रिपोर्ट तो उसी टाइम मिल जानी चाहिए थी, फिर इसके ऊपर सीएम की तरफ से कोई इंस्ट्रक्शंस भी आनी चाहिए थी। तो ये गुम हो गई रिपोर्ट, या दी नहीं गई, या निचली सतह पे कोई घपला हुआ? देखिए, ये रिपोर्ट तैयार की गई थी और ऊपर सीएम साहब तक नहीं भेजी गई थी, तो उस मीटिंग में सीएम साहब ने बरमी का इजहार भी किया और वहाँ पे उनको कहा कि इतने बड़े
आप लोग वाकया हुआ तो उनकी रिपोर्ट पेश की जानी चाहिए थी, नहीं किया। और इसमें कोई भी मुलविस हो, चाहे इदारे हो या कोई शख्स हो, उसके खिलाफ सीएम साहब ने एक्शन लेने का कह दिया। आपको पता याद भी होगा कि कल ही उस पर बहस भी हुई और उस अफसर के खिलाफ कार्रवाई भी की गई है। ये जिसकी भी नेगलिसी थी उस पर एक्शन लिया गया है और ये चीज़ पर सीएम साहब ने सख्त बर्मी का इज़हार किया था। अगर ये रिपोर्ट पहले पेश की जाती। अच्छा सलमान साहब, ऑन ग्राउंड मसाइल जो है ना वो बहुत ज़्यादा हैं। जब हम देखते हैं ना, अब एक हमारे सामने अभी गुल प्लाजा का एक पूरा ये इंसिडेंट है, उसमें हम पूरी सूरत हाल पर अगर नज़र दौड़ाएं तो वहाँ पर कोई एक मसला नहीं था, वहाँ फायर ब्रिगेड के भी बड़े मसाइल थे। अब ये तो कहा जा रहा है कि फायर ब्रिगेड टाइम पे पहुंची, लेकिन वहाँ पे जो यानी शाहिदीन हैं वो ये बता रहे थे कि फायर ब्रिगेड टाइम पे नहीं पहुंची, और जब पहुंची तो उनके पास पानी नहीं था। तो ये जो इस तरह के स्टेप्स हैं वो गवर्नमेंट के लिए इस वक्त कितने ज़रूरी हैं उनको लेना, ताकि ये प्रिकॉशंस लिए जा सकें, किसी भी इंसिडेंट से पहले हम तैयार हों उस आग को काबू करने के लिए। जी देखिए, ये बातें करना मुनासिब नहीं है कि फायर ब्रिगेड नहीं पहुंचा, पानी नहीं है। लेकिन सलमान साहब, सवाल उठाना तो हक है ना, आवाम जानना चाहती है अगर फायर ब्रिगेड वाले आए हैं तो उनके पास पानी क्यों नहीं था? शाहिदीन बता रहे हैं, ऑन रिकॉर्ड है। आपने नहीं देखिए, आपने सवाल किया तो आप मुझे डिक्टेट तो नहीं करे ना, मैं आपका मौक़िफ़ दे रहा हूँ ना। जी, आप मौक़िफ़ मेरा सुने। मैं ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। जैसे ही हमें इत्तला मिली और फायर स्टेशन से गाड़ियां मूव हो चुकी थी और जैसे आग लगी है तो लोगों का हुजूम बन गया था वहां पर। तो उसके बाद पुलिस इंतजामिया, फायर ब्रिगेड का रिस्पांस टाइम क्या था, आप शेयर कर सकते हैं? फायर ब्रिगेड फौरन पहुंच गई थी, 5 से 7 मिनट के करीबी तो था फायर। बिल्कुल करीबी है, पहुंच गया था। और पानी के कोई मसाले नहीं थे फायर ब्रिगेड में? नहीं, बिल्कुल नहीं थे। कल एक आग लगी है लोधरा में, कल आज में वीडियो देख रहा था, किसी ने सोशल मीडिया पे लगी थी। फायर ब्रिगेड तो आप मौजूद थी। हाँ। और उसमें भी पानी लोग सलमान साहब, हम लोधरा क्यों जा रहे हैं? हम कराची रहते हैं ना, मुआशी हब है। मुझे ये बताएं, आपने कहा कि टाइम रिस्पांस 5 से 6 मिनट था, पानी भी था, फिर आग बुझाने में ताखीर क्यों हो गई? देखिए, इस तरह अगर हम बात करें तो अकाइक पर मैं आपको बिल्कुल ये यकीन से कह रहा हूँ, ये पहुंची है फायर ब्रिगेड, उनको अप्रिशिएट करना चाहिए। नो डाउट करना चाहिए। जो इस जवान ने अपनी दूसरों की जिंदगी बचाते हुए अपनी जान का नजराना पेश किया, उस ऑन द स्पॉट में मौजूद था जो जिस वक्त ये बिल्डिंग क्रॉस हुई, फायर मैन गिर कर और शहीद हुआ है। तो हम ऐसे लोगों की दिल आजारी नहीं करना चाहिए। आप हम मुझ पर तनकीद करें, गवर्नमेंट पे करें, मगर उन लोगों पर जो अपनी जान हथेली पर रखकर दूसरों की जिंदगी बचाते, उनकी दिल आजारी होती है। ठीक है, देखिए इस मामले पे बहुत सी चीजें अब आना शुरू हो गई है। मैंने तो सलमान साहब, हमारा मकसद किसी की दिल आजारी नहीं करना है, सिर्फ सवाल करना है। और जिस शख्स का आपने जिक्र किया वो हमारा हीरो है। बिल्कुल। अहमद बिलाल साहब, मैं आपकी तरफ आऊंगा। इस वक्त हिदायत दी जा रही हैं सीएम सिंध की जानिब से SBCA को कि सारी बिल्डिंग्स को चेक किया जाए, लेकिन सवाल यही पैदा होता है कि इन बिल्डिंग्स को पहले चेक नहीं किया जा सकता था? जब इंसिडेंट्स हो जाते हैं उसके बाद हम एक्टिव होते हैं, फिर हम भूल जाते हैं कि हमारी बिल्डिंग्स की क्या सूरत हाल है। अगर तमाम बिल्डिंग्स को चेक कर लिया जाए, उनके फायर एग्जिट्स को चेक कर लिया जाए, फायर रूट्स को चेक कर लिया जाए, वहां पर जो तजावुजात हैं, जो अप्रूवल होता है उसके बाद जो वहां पर दुकान की जो तादाद है बढ़ा दी जाती है, इसको भी अगर SBCA टाइम से चेक कर ले तो इस तरह के सानियात ना हो। लेकिन ये सलमान साहब जो अभी फरमा रहे हैं कि ये जो रिपोर्ट चीफ मिनिस्टर ऑफिस तक ना पहुंचाने में जो गफलत हुई है, उसके लोगों का तयन कर दिया गया है, उनके खिलाफ कार्रवाई हो गई है या हो रही है, तो ये बहुत हौसला अफजा बात है। इसमें किसी को भी, खा वो छोटा है या बड़ा है, उसको नहीं बचना चाहिए। अगर ये हो जाएगा तो इससे एक एग्जाम्पल सेट हो जाएगी कि हर आदमी को ये खतरा महसूस होगा कि उसकी अकाउंटेबिलिटी से वो बच नहीं सकता। तो ये एक तो ये काम होना चाहिए। दूसरी बात यह है कि वो जो उन्होंने ऑडिट रिपोर्ट की थी वो तो 2 साल पहले की थी, अब उसको अपडेट करने की जरूरत है। बाकी जो प्लाजाज है ताकि उनका भी जायजा लेके उनके अंदर भी किया जाए। और तीसरी बात यह है कि 3 दिन की जो मोहलत है ये बिल्कुल अनरियलिस्टिक है। मेरे ख्याल कम से कम इनको 1 महीने की मोहलत दें और बड़ी स्पेसिफिक इंस्ट्रक्शंस हों कि इस 1 महीने में उन्हें क्या करना है, और फिर उसके बाद बड़ी सख्ती की जाए और किसी को छोड़ा न रहे। और आखिरी बात ये मैं जानना चाहता हूँ कि अगर किसी को मालूम है कि जो हमारी सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी से मुताल्लिक
सूबाई असम्बली की स्टैंडिंग कमेटी है, मुझे उसका नाम एग्जैक्टली तो नहीं पता, उसने इस किस्म के मामलात का जायजा लेने के लिए कितनी मीटिंग्स की हैं, इसका भी कोई रिकॉर्ड पब्लिक के सामने आना चाहिए, ताकि ये पता चले कि हमारे जो मुंतखब नुमाइंदे हैं वो किस हद तक मुस्तैद हैं ये अकाउंटेबिलिटी का काम करने के लिए। आखिर टैक्स पेयर्स उसके ऊपर भी बहुत खर्च करते हैं और उनसे तवक्को रखते हैं कि वो टॉप अकाउंटेबिलिटी वही करेंगे। सही, ठीक है। सलमान साहब, अगर स्पेसिफिकली मैं गुल प्लाजा की बात करूं तो इमरजेंसी एग्जिट्स वहां पे बंद थे। वजह ये बताई जा रही है कि जी रात थी तो 10 बजे के करीब दरवाजे बंद कर दिए जाते हैं, लेकिन जब मेज़नाइन से आग फैलना शुरू हो रही है तो क्या ये चीज़ देखते हुए दरवाजे खुलने जाने चाहिए थे? क्योंकि जाहिर है मैं तो खुद वहां पे विजिट कर चुकी हूँ, कई बार चीज़ें खरीद चुकी हूँ, वहां पे एक अवाम का रश होता है, तो क्या उस चीज़ को मद्देनजर रखते हुए उन दरवाज़ों को खोलना नहीं चाहिए था? ये गफलत नहीं है? देखिए, मैं यही तो कह रहा हूँ ना कि ये वाकया पेश आया, उसके बाद मैं जो शहीद हुए उनके लवाकिन से ताज़ियत करने गया, जनाजों पे गया, और एक ऐसी फैमिली थी जिनके 4 भाई थे, 4 दुकानें थी और 3 भाई बच गए थे, एक भाई छोटा शहीद हो गया। और उन्होंने मुझे, और भी ताजरों ने जो बचे हैं, उन्होंने यानी शाहिदों ने जो मुझे वाकया बताया कि जब आग लगी है 26 गेट थे और सब बंद और 1 या 2 गेट खुले हुए थे, तो उसके बाद ग्राउंड से फर्स्ट पे आई, फर्स्ट के बाद लाइट बंद हो गई और उन सेकंड और थर्ड फ्लोर पे जो ताजर हजरात थे उनको इतला ही नहीं दी गई। तो सवालात तो बहुत से उठते हैं, अब तहकीकात होगी, ये तो होनी चाहिए जिसकी भी हो। देखें, जिस तरह वज़ीर आला साहब ने एक्शन ले रहे और कार्रवाई होता हुआ नजर आएगा। इसको इस सानिये को एग्जाम्पल बनाएंगे। सलमान मुराद साहब, आप लोग उनके बार बार बात करते हैं कि हमारा मुकाबला बाकी सूबों से नहीं है, दुनिया से है, तो दुनिया से मुकाबला करते हुए दीगर ममालिक की तरह आप लोग क्या नई टेक्नोलॉजी लेके आ रहे हैं? फायर जब देखते हैं कि मुख्तलिफ बिल्डिंग्स में आग लगती है तो उस पर काबू पाने के लिए उन टेक्नोलॉजीज का इस्तेमाल किया जा सके। देखिए, आग लगती है, बुझाने के लिए टेक्नोलॉजी भी मज़ीद बेहतर करने के लिए कर रहे हैं और पहले से कर रहे हैं। इंशाल्लाह इसको बेहतर करेंगे, जदीद टेक्नोलॉजी की तर्ज पर जैसे हैं उसी पर हमारे फायर स्टेशन सबको मिलेंगे, हमारे फायरमैन मिलेंगे, ट्रेनिंग आफ्ता। तो इस पर हम कहते हैं कि तमाम स्टेक होल्डर एक पेज पर होने चाहिए। एक सानिया हुआ, वहाँ पे कोई तमाम सियासी जमात इकट्ठा एक जगह होकर उनकी मदद करते हैं। हम यहाँ आकर एक दूसरे को नीचा दिखाने के लिए ये मुनासिब वक्त नहीं। अहमद साहब, जब इस तरह के फायर सेफ्टी कवानीन की खिलाफ वर्जी होती है, इस पर सख्त सजा होनी चाहिए आपके ख्याल में, ताकि एटलीस्ट हम फायर सेफ्टी को तो यकीनी बना सके अपने मुल्क के अंदर? ज़ाहिर है इस चीज के बारे में तो दो राय हो ही नहीं सकती कि ऐसे लोगों को जो इंसानों की जानों से खेलने वाली गफलत करते हैं और उसमें बदउनवानी भी करते हैं, क्योंकि इस किस्म की जो चीज़ों की जो रेगुलेशंस के ऊपर अमल ना कराने की सूरत में वो पैसे भी वसूल करते हैं, रिश्वत भी लेते हैं, तो ऐसे लोगों के खिलाफ तो यकीनन बहुत सख्त सजा होनी चाहिए, क्योंकि वो कई मायने में वो बहुत से लोगों के कातिल होते हैं। बिल्कुल, तो बिल्कुल। इसके बारे में अगर सजाओं में कोई इजाफे की भी जरूरत है तो वो भी कर देनी चाहिए। लेकिन असल बात है कि कानून में जो लिखा होता है जी, वो तो लिखा होता है, लेकिन अमल दरामद नहीं होता। यही तो बात है ना अहमद साहब, कि अमल दरामद जरूरी है। ये जो लेन देन वाला मामला है कि कुछ ले लो कुछ दे दो और मामले को बिठा दो, ये नहीं होना चाहिए, ताकि एटलीस्ट लोगों की जानों का तहफ्फुज यकीनी बनाया जा सके। अभी एक हम ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होंगे, आप हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक वंस अगेन। प्रोग्राम में हम बात करेंगे पाकिस्तान में मौजूद बेशतर कमर्शियल इमारतें क्यों महरूम है फायर सेफ्टी इंतजामात से। इसी पर बात करने के लिए हमें ज्वाइन कर चुके हैं रिजवान नसीर साहब, सेक्रेटरी इमरजेंसी सर्विसेज पंजाब है। आप बेहद शुक्रिया रिजवान साहब वक्त देने के लिए। रावलपिंडी से एक रिपोर्ट सामने आई है जिसके मुताबिक 160 से जायद हाई राइज इमारतों में से सिर्फ एक इमारत ऐसी है जो कि हुकूमती कवानीन पर पूरी उतरती है। फायर सेफ्टी कवानीन जो बनाए गए हैं उन पर वो पूरी उतरती हमें नजर आती है। क्या हम ये समझे कि बाकी इमारतों की सूरत हाल इंतहाई मखदूश है, हम तबाही के दहाने पे खड़े हैं?
कोई खुदा ना खास्ता कोई और खतरा हम देखें कि आने वाले वक्त में हो सकता है? बड़ा कॉम्प्रिहेंसिव एक तो आप ये देखिए कि पूरा एक सिस्टम बनाया गया है, इसमें सिर्फ एक चीज नहीं है। अगर हमने इस सिस्टम को देखना है तो इसके लिए एक चंद बुनियादी चीजें हैं। पहला तो ये है कि आपका क्या निज़ाम है लोगों को मदद करने का या नहीं है। अब उसमें निज़ाम की जब हम बात करते हैं तो इसका मतलब यह है सारी दुनिया में फायर रेस्क्यूअर्स को सबसे ज्यादा इज्जत की निगाह से देखा जाता है। अब सोचिए हमारे यहाँ पे क्या हालात थे, बल्दिया में जो कोई और काम नहीं कर सकता था उसको हम कहते थे भाई जाके आप वो बन जाए। मुझे याद है जब हम ये रेस्क्यू 11 22 बना रहे थे और हमने एम्बुलेंस सर्विस शुरू कर ली थी, एक इंसिडेंट पे मैं गया तो मैंने फायर ऑफिसर से पूछा कि आप ऊपर नहीं जा रहे? उन्होंने कहा सर 7वीं मंजिल पे आ गए, मैं नहीं जा सकता क्योंकि मैं इतना फिजिकली फिट ही नहीं हूँ। दूसरा था उसमें कि जी उनकी क्या ट्रेनिंग थी या नहीं। बाहर फायर रेस्क्यूअर्स आर सम ऑफ द मोस्ट रिस्पेक्टेड पर्संस बिकॉज उनकी बाकायदा एक स्पेशलाइज्ड ट्रेनिंग होती है, उनकी फिटनेस होती है, उसकी वजह से उनको इज्जत की निगाह से देखा। तो उन्होंने ये निज़ाम बनाया हुआ है जहाँ पे कि आपका एक इमरजेंसी नंबर है जिस पे फौरन आपको कॉल आती है, आपके पास इक्विपमेंट है और सबसे ज़्यादा वो ट्रेंड अमला है जो कि उसको ऑपरेट कर सके। तो ये तो एक एस्पेक्ट हो गया जो कि आपको एक फायर सर्विसेज अवेलेबल है जो कि स्टेट ने करनी है। दूसरा एस्पेक्ट है जो कि बिल्डिंग का है, जो कि आपके जो सारे बिल्डिंग वालों ने लगाना है, जिससे अपने उन्होंने जानो माल को जो है वो महफूज रखना है। सो ये जो चीज़ है वो बड़ी लाजमी है। उसके लिए बाकायदा तौर पे एक जहाँ पे सर्विस बनी जिसने अब तक 2,80,000 से ज्यादा फायर इंसिडेंट्स पे रिस्पॉन्ड करके बर वक्त पेशावराना फायर फाइटिंग की बदौलत 750 अरब से ज्यादा के नुकसान बचाए हैं। दूसरा था हमारा मरहला कि हम इनको यकीनी बनाएं कि जितनी भी बिल्डिंग्स आगे बन रही हैं वो सेफ और सस्टेनेबल। उसके लिए बाकायदा पंजाब वाहिद सूबा है जिसने कम्युनिटी सेफ्टी का कानून पास किया, बाकायदा बिल्डिंग सेफ्टी रेगुलेशंस जो थी उसके अंदर डेडिकेटेड, ये नहीं कि एक सेपरेट कॉम्पोनेंट हो बल्कि रेगुलर फायर ड्रिल्स हो रही हो जिस तरह से बाहर होती है, उसके लिए पूरा एक एलेबोरेट। लेकिन रिजवान साहब मैं अगर यहाँ पर ये ऐड कर दूं, जो पंजाब इमरजेंसी एंड रेस्क्यू डिपार्टमेंट की तरफ से ये सूबे भर में सर्वे किया गया है उसमें 2214 इमारतों का इब्तदाई जो फायर सेफ्टी सर्वे किया गया उसमें ये बताया गया है कि तशवीशनाक सूरत हाल है, जिसमें से 1722 इमारतों को डी कैटेगरी में रखा गया है। 1722 इमारतों को ये डी कैटेगरी में, फिर इसका मतलब है उनके पास कोई भी सिस्टम नहीं है फायर से मीट करने के लिए। उसके अलावा जो एक नीचे वाली कैटेगरी थी जिसमें अनसेफ थी वो वाली आपने कैटेगरी छोड़ दी है, तो इसलिए उसमें जरूर है बिल्डिंगें कुछ जो थी और उनको जो सबको नोटिसेस देने के बाद और अब उनको 2 हफ्ते वज़ीर आला पंजाब इज वेरी क्लियर कि जी हमने इसके ऊपर कोई कॉम्प्रोमाइज जो है वो नहीं करना सेफ्टी के ऊपर। और इस वजह से उन बिल्डिंगों के ऊपर ये है कि वो हमारी जो 14 बिल्डिंगें ऐसी थी उनके ऊपर जो है उनको दिया है कि आपने अगर बाहर से भी सीढ़ियां लगानी सीढ़ियां लगा लें, बिकॉज सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो है वो है कि आपके वेंटिलेटेड इमरजेंसी एग्जिट्स हो ताकि अगर कोई भी इंसिडेंट हो तो लोग निकल जाएं। तो फिर ये जो पुरानी कमर्शियल इमारतें हैं रिजवान साहब, इसमें क्या हम मेजर्स ऐसे ले रहे हैं कि जो हम कहेंगे ठीक है ये भी अब सेफ जोन में आ रही हैं? जी मेरे ख्याल से सबसे पहली चीज, बुनियादी चीज, मैं बार बार एक ही चीज को रिपीट करूंगा, वो ये है कि आपको वेंटिलेटेड इमरजेंसी एग्जिट्स होने चाहिए। हसद की इस लेवल तक ना चले जाएं कि आप रास्ते भी बंद करके उनके अंदर दुकानें बना लें या उसके अंदर स्टोरेज रख लें या उनको बंद कर दें। जब भी सिक्योरिटी को भी मद्देनजर रखें तो उसमें सेफ्टी को भी मद्देनजर रखें, ये ना हो ताले लगे हुए हो और कल को लोग वहां से निकल ना सके। तो ये बुनियादी चीज है। फिर रह गया कि आप अंदर इंतजामात करें जिससे आपको फौरन पता चल जाए ताकि आप अपना माल बचा सके। तो पहली है इंसानी जिंदगी जिसमें आपने उसको बर वक्त वहां से निकाल लेना है। फिर अगर आप अपना बिजनेस और अपनी अगर बिल्डिंग्स को बचाना चाहते हैं तो फिर उसके लिए जो इंतजामात ये दिए गए हैं उनको लगा लीजिए ताकि आपका जो माल है, जो आपकी इन्वेस्टमेंट है वो बच जाए। लेकिन जो फर्स्ट प्रायोरिटी है वो ये है टू इमरजेंसी इग्रेस, यानी गेट द पीपल आउट ऑफ द बिल्डिंग जो है ना, उसके ऊपर डेफिनेटली कोई कॉम्प्रोमाइज हो सकता है। रिजवान साहब जो ऑलरेडी हम कंडीशन देख रहे हैं, जब जो ऑलरेडी कंस्ट्रक्टेड प्लाजाज हैं, बिल्डिंग्स हैं, उसमें ये तमाम सेफ्टी मेजर्स नहीं लिए गए हैं अब तक। ज़ाहिर है उसको आप सही कह रहे हैं कि यकीनी बनाना बहुत ज़रूरी है। फिर जो बिल्डिंग मालिकान हैं वो हिफाजती इंतजामात नहीं लेते। फिर आप कह रहे हैं कि वेल इक्विप्ड भी नहीं है, हमारा जो अमला है उस अमले को वेल इक्विप्ड होना बहुत ज़रूरी है, वेल ट्रेंड होना बहुत ज़रूरी है। तो फिर हम कैसे मीट करेंगे वो सारे जो स्टैंडर्ड्स हैं इस फायर सेफ्टी के लिए? देखिए आज पाकिस्तान के लिए बहुत बड़ी एजाज की बात है कि हमारी जो इमरजेंसी सर्विसेज एकेडमी है लाहौर में, इसमें पर्पस बिल्ड सिमुलेटर्स हैं और 27,000 से लोग हम ट्रेन कर चुके हैं इसमें। और आज ना सिर्फ वो लोग यहाँ पे हैं बल्कि हम पूरे जनूबी एशिया में पहले यूएन से सर्टिफाई होने वाली रेस्क्यू टीम बने जिसने बाकायदा तुर्किया जाके भी जो है हेल्प किया। आप सोचिए 2000 जब जंजला आया था तो बेबसी थी, बाहर से टीमें आ रही थी। आज अगर हमने अपनी रिस्पॉन्स कैपेबिलिटी को इम्प्रूव किया है तो उसी की वजह से आज 2,80,000 फायर इंसिडेंट्स पे बर वक्त रिस्पॉन्स
करके पेशावराना फायर फाइटिंग की बदौलत 750 अरब का नुकसान बचाया। अब आज हमने ये निजाम इन प्लेस किया, जो हमारे फायर फाइटर्स फिट नहीं थे, बल्दिया के जो पुराने होते थे, तो एक नई प्रोफेशनल इमरजेंसी सर्विस जो है वो एस्टैब्लिश हुई है, जो कि बाकी सूबों को भी हम हेल्प कर रहे हैं ताकि वो लोग भी अपना एस्टैब्लिश कर हमारे 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 यहाँ तो रिजवान साहब ने देखा ना कि सीएम पंजाब भी बड़ी एक्टिव नजर आ रही है। एक तो ये कि उनकी तरफ से इंस्ट्रक्शंस, अगर आपकी मीटिंग हुई है तो वो भी जरा शेयर कीजिएगा। सेकेंडली, अगर मैं लाहौर की बात करूं तो हमने देखा कि हफीज सेंटर में हर 2-3 महीने बाद ही आग भड़की होती है। अगर सिर्फ बेसमेंट की बात कर लें तो वहां वैसे ही बड़ी सफोकेशन होती है, फिर तारों के गुच्छे लटके होते हैं, वहां के फायर एग्जिट्स के ऊपर तारों के गुच्छे हैं जहां से आप निकल ही नहीं सकते हैं, फिर वहां का कोई फायर एग्जिट हमें तो दिखाई भी नहीं देता। और ये सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं है, ऐसी बहुत सारी बिल्डिंग है, तो उसके लिए क्या इकदाम है? आपने हफीज सेंटर की बात की, उस पर देखिए एक फायर लगी थी मेजर, जिसमें सारी रात वहां आग लगी रही, और जिस वक्त सुबह वहां पे लोगों ने शोले देखे तो फिर हमें कॉल किया उन्होंने। लेकिन तब भी बिकॉज ऑफ गुड एंड इफेक्टिव फायर फाइटिंग सिर्फ 25% सामने का ऊपर का 2 फ्लोर्स का जला था और बाकी सारी बिल्डिंग बचा ली गई थी, इसीलिए वो बिल्डिंग अभी कायम है। बिल्कुल, नो डाउट। उसके बाद और फायर लगी थी दिन के वक्त, जिसमें कि वहां पे एकदम हमें कॉल आई, विद इन मिनट्स वी रिस्पॉन्डेड टू द कॉल। टाइमली कॉल एंड टाइमली रिस्पॉन्स इज वेरी इंपॉर्टेंट। उसमें बेसमेंट में आग थी, और बेसमेंट में जिस वक्त वहां पे थी बहुत बढ़िया वो थी, और जितना बिल्कुल डेंस था, मतलब fire rescuers were well trained, breathing apparatus पहन के they made an entry, they recognized the seat of the fire। no doubt कि हमने उस पर काबू पाया जब भी आग लगी, और हमारे फायर फाइटर्स बड़ी हम देखते हैं बहादुरी के साथ ये सब कुछ करते हैं। जरूरत इस चीज की है कि हम सही निजाम बनाए, और निजाम की जरूरत है, बिल्कुल। अच्छा रिजवान साहब, आप जरा ये भी शेयर कीजिएगा आपकी वज़ीर आला मरीम नवाज से, क्योंकि मीटिंग हुई है और मीटिंग में उनकी जानिब से बहुत सारी हिदायत दी गई हैं। एक तो वो क्या हिदायत हैं, खासतौर पर जब हम फायर सेफ्टी के हवाले से बात कर रहे हैं, और सानिया गुल प्लाजा के बाद उनकी हिदायत सामने आई हैं, जरा ये हमारी ऑडियंस से आप जरूर शेयर कीजिए। मैं ये भी कहता चलूं कि ये अभी नहीं, ये तो 2200 जो आपको सर्वे है बिल्डिंग सेफ्टी रेगुलेशन पहले से कर चुके थे। ये सारे सर्वे, सारी चीजें मुकम्मल हो गई थी। हमने बिल्डिंग ओनर्स को जब कहा, मेजॉरिटी बिल्डिंग ओनर्स ने अब काफी सारा काम कराना भी शुरू कर दिया था। सो इसलिए ये चीज नहीं है, वो है हम कि एक बहुत आइडियल स्टैंडर्ड जो है वो हमारा ये है, लाइक 5 स्टार होटल्स, बट जो हमारा 4 और 3 पे भी जो हमारे लेवल एक अच्छे रहते हैं, तो इसलिए हमने 0 टॉलरेंस पे वही रखा, जो 14 बिल्डिंगें जिनके अंदर निकलने का लोगों को रास्ता नहीं है। बाकी रह गया कि उन्होंने अपना माल बचाना है, अपनी बिल्डिंग बचानी है, तो जहां पे करोड़ों रुपया या अरबों रुपया लगा रहे हैं, वहां पे ये इंतजामात कर लेंगे तो वो खुद वो रहेंगे। लेकिन किसी की भी लाइफ एट स्टेक हो, ये किसी सूरत जो है वो एक्सेप्ट नहीं हो सकता। तो इसलिए जो भी बिल्डिंग्स जिनके अंदर उन्होंने अपनी सीढ़ियां निकलने की जितनी रास्ते थे वो अप्रोप्रिएटली नहीं दिए हुए, वेंटिलेटेड नहीं है, बीच में बना दिए हुए जहां पे एक फ्लोर से आग आ जाए तो पूरा का पूरा भर जाए, वो जाहिर बात है वो काबिल कबूल नहीं है, ताकि इंसानों की जिंदगियां खतरे में ना हो। प्लस उन्होंने ये कहा कि हम जब शहर सारे डिजाइन कर रहे हैं, लाहौर शहर में वो टोटल कवर कर रहे हैं, और अच्छा तो ये जो ऊपर इतनी जो तारें फिर रही होती है उस पर उन्होंने लेस्को को भी बुला के और उनको भी टाइम दिया है कि आप इमीडिएटली इसको एड्रेस करें और इसको जो है वो ठीक करें। तो ये जितनी चीजें हो सकती हैं वो साथ साथ कर रहे हैं, और जितने भी बिल्डिंग अब नई बन रही हैं पंजाब के अंदर में कम से कम। अच्छा रिजवान साहब, आपने एक शुरू में बात की थी कि अगर 7वें माले पे आग लग गई तो ये फायर ब्रिगेड वाला ये कहेगा कि जी मुझे तो ट्रेनिंग ही नहीं दी गई। इंतजामात हम कर रहे हैं, लेकिन उनको वेल ट्रेन करने के लिए फिर क्या कर रहे हैं? ट्रेनिंग की सिर्फ, मैं ट्रेनिंग की नहीं, सिर्फ फिटनेस की भी बात कर रहा हूँ। जी चलें बताएं कि फिटनेस के लिए, ट्रेनिंग के लिए ये भी तो जरूरी है ना कि आपने वेल इक्विप करके भेज दिया लेकिन उसकी ट्रेनिंग ही नहीं है। एग्जैक्टली इसीलिए हमने एक इमरजेंसी सर्विस बनी, जो ये आज महकमा इमरजेंसी सर्विसेज है। इसमें बाकायदा आपने रेस्क्यू 1122 सुना है, उसने अब तक आपको, मैं अगर एम्बुलेंस सर्विस, और ये इंटीग्रेटेड मॉडल है जिसमें ये नहीं कि कुछ चीजें उधर चल रही हैं, आधी बल्दियां में उधर हैं, ये वाला भी टोटल क्योस और कन्फ्यूजन शो करता है। तो इसमें उन्होंने मुनज़्ज़म निज़ाम के लिए जो हमारे लोग ऐसे ट्रेन नहीं थे उनको और अल्टरनेट दे दिया बल्दिया में, और एक बाकायदा तौर से प्रोफेशनल रेस्क्यू सर्विस कायम कर दी गई है, जो कि अब इस हर इमरजेंसी के ऊपर प्रॉपर्ली रिस्पॉन्ड करती है। अब अगर आप, मैं एम्बुलेंस सर्विस का ही सिर्फ आपको बताऊं, 1,90,00,000 इंसिडेंट्स पे अक़वाम मुत्तहिदा WHO स्टैंडर्ड्स के मुताबिक 8 से 9 मिनट के अंदर रिस्पॉन्ड करना इज चैलेंज। ठीक है, आप रिजवान साहब हमारे साथ रहिए, हमें केपीके से व्यास खान भी ज्वाइन कर चुके हैं। अभी हम एक ब्रेक शामिल करते हैं, ब्रेक का वापस आते हैं, गुफ्तगू स्टे विद अस।
वेलकम बैक वंस अगेन। हम बात करें जी कि कमर्शियल प्लाजों में, बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स में फायर सेफ्टी के जो इंतजामात हैं उनको यकीनी क्यों नहीं बनाया जा रहा है पाकिस्तान में। सिर्फ कराची की हम बात नहीं कर रहे। रियाज साहब इस वक्त हमें ज्वाइन कर चुके हैं KPK से। बेहद शुक्रिया रियाज साहब ज्वाइन करने के लिए। सबसे पहले तो मैं जानना चाहूँगी, चूँकि हमने सिंध की बात की, पंजाब की बात की, आपके सूबे में कितनी कमर्शियल इमारतें ऐसी हैं जो कि फायर सेफ्टी के मयार पर पूरी उतर रही हैं? आपने कोई ऑडिट कराया? यहाँ पर तो इस तरह है कि अल्हम्दुलिल्लाह कुछ इस तरह की वो है नहीं। सन की गवर्नमेंट में जो उधर कराची में उस दिन जो वाकया हुआ है, सानहा हुआ है, उस पर हम पूरी कौम जो है सन हमारी KP गवर्नमेंट चीफ मिनिस्टर साहब ने खुद जो है सन हुकूमत को अपनी तरफ से एक कंडोलेंस का वो लिखा हुआ है और उस पर हम उसके साथ उसके गम में शरीक भी हैं। बात अभी KP के हवाले से जो आपने बात की है, इस तरह की जो है यहाँ पर वो तो सारा कुछ हो रहा है अपनी तौर तरीके से। इस तरह की कोई यहाँ पर अल्हम्दुलिल्लाह हुआ नहीं है। और सेफ्टी मेजरमेंट तो जाहिर बात है गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है, वो ले रहे हैं हर लिहाज से। बाकी जो है यहाँ पर हमारे हर तहसील में जो है गवर्नमेंट की तरफ से एक रेस्क्यू 1112 का ऑफिस जो है वो फंक्शनल है अल्हम्दुलिल्लाह। हर एक इक्विपमेंट से फुल इक्विपमेंट्स है, वो इक्विपमेंट है सारा कुछ। यहाँ पर सिर्फ ये हुआ है, आपको पता है ये पिछले अगस्त में जो एक क्लाउड बर्स्ट हुआ था KP में 10 जिलों में, जो उसमें से काफी सैलाब के हवाले से वो बहुत कुछ हुआ था। लेकिन नहीं KP गवर्नमेंट ने अल्हम्दुलिल्लाह हम बात ये कर रहे हैं कि इंस्पेक्शन बिल्डिंग्स की, अल्लाह ना करे कोई इस तरह का वहां पर हादसा हो, कोई सान्या हो, लेकिन हम ये पूछ रहे हैं कि आप लोगों ने बिल्डिंग की इंस्पेक्शन कराई है? अगर कोई कराई है तो आप शेयर कर सकते हैं हमारे साथ। नहीं, वो तो जो कराई गई है अभी तो असल में इस तरह है, वो सारा कुछ यही मैंने आपको बताया है कि अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पर इस तरह की कुछ हादिसात या इस तरह का वो नहीं हुआ है जो आप देख रहे हैं। बाकी नहीं तो रियाज साहब, क्या हम इंतजार कर रहे हैं कि कोई हादसा होगा तो हम फिर ऑडिट कराएंगे? प्रिकॉशनरी मेजर्स में आपसे पूछ रहे हैं कि इंस्पेक्शन, बिल्डिंग्स की इंस्पेक्शन, वहां पर फायर एग्जिट्स को देखा जा रहा है कि वहां पर फायर एग्जिट्स हैं, जो कमर्शियल बिल्डिंग्स हैं उनकी हालतें क्या हैं, वहां पर प्रॉपर्ली तमाम SOPs को फॉलो किया जा रहा है? मैं ये आपसे पूछ रहा हूँ। मैं यही कह रहा हूँ आपको, बिल्कुल फॉलो किया जा रहा है। हर एक बिल्डिंग की जो है वो उसकी असेसमेंट वो कर रहे हैं। इस तरह की कोई इस तरह की वो नहीं है कि मैं आपको अभी ये बताऊं कि ये फलां है फलां है फलां है, उसमें इस तरह की कोई वो कोताहियां हैं, इस तरह की चीजें। अल्हम्दुलिल्लाह फिलहाल सब तक ठीक है रिजवान साहब की तरफ चलते हैं। मैं एक चीज रियाज साहब ऐड करना चाह रहा हूं, क्योंकि आपके रेस्क्यू 1122 KP का जो एनुअल परफॉर्मेंस रिपोर्ट है उसमें ये सामने आई है कि 5691 फायर इमरजेंसीज हुई KPK में, जिसमें से 194 बिल्डिंग कोलैप्स कर गई, 6185 मुख्तलिफ हादसात में लोग जाँ बाक हुए। तो KPK में ऐसा नहीं है कि हादसात नहीं हो रहे, वहां पर आग नहीं लग रही, सब कुछ हुआ है। इसीलिए हम आपसे जानना चाह रहे हैं कि वहां पर प्रिकॉशनरी मेजर्स क्या लिए जा रहे हैं? नहीं, मैं आपको इसीलिए हवाले से ये बता रहा हूँ ना, अभी टीरा में बर्फबारी हो रही है, बर्फबारी का सीजन है यहाँ पे। तो रात को जो है हमारे 3 सूबाई वज़रा वहां पर गए हैं टीरा में। वहां पर हमारी जो रेस्क्यू की टीमें हैं वो वहां पर फ़ाल है, हर एक डिस्ट्रिक्ट में, हर एक तहसील। रियाज साहब, मैं बर्फबारी की बात भी आपसे करूंगा, मैं यहाँ पर बिल्डिंग की, फायर एग्जिट्स की और वहां पर जो फायर सिस्टम है उसकी बात कर रहा हूँ। मैं वो आपसे जानना चाह रहा हूँ कि उसके लिए कोई इंस्पेक्शन की जा रही है बिल्डिंग्स की? तो की जा रही है ना, क्यों नहीं की जा रही है? तो जाहिर बात है, एक रूटीन का सिलसिला है जो चलता रहता है साल साल। ठीक है रिजवान साहब, आपकी तरफ चलते हैं, जो उसको पूरी करते हैं। ठीक है रिजवान साहब, आपकी तरफ चलते हैं। जैसे हमने लाहौर में, मैंने पहले हफीज सेंटर का जिक्र किया था, फिर मुझे याद है कि पेस में भी आग लगी थी। तो ये जो वजूहात सामने आई थी वो जरा बताएगा कि वो वजह क्या थी, ऑन पेपर रिपोर्ट पे क्या लिखा गया था, कि क्या रीजंस थी? देखिए, 2-3 चीजें। पहले तो मैं ये बताता चलूं कि आई थिंक एक तारीख साज जो 2-4 इवेंट्स हैं और जो आई थिंक सबको करने की भी जरूरत है, बाकियों को भी, वो है हमारा, आपने देखा जो पुराना स्पेशली शहर के एरियाज हैं या कहीं और है जहाँ पे इंक्रोचमेंट्स बहुत थी, तो मैं समझता हूँ एक जो सबसे बड़ा पंजाब ने जो ऑपरेशन कंडक्ट किया इंक्रोचमेंट्स के अगेंस्ट, वो बहुत बदस, उससे जो हमें एक्सेस आई है वो बहुत बेहतर हो गया। दूसरा, एक्सटर्नल फायर हाइड्रेंट्स पहले पुराने शहरों में लगे होते थे और आपने बाहर भी देखा होगा, हर बार अगर गाड़ी पानी भरने जा रही है तो वो पॉसिबल नहीं है। तो उसके ऊपर भी डायरेक्शंस मिलके जहां जहां पे हमने असेसमेंट करके, तो हर जगहों के ऊपर, हर कमर्शियल मार्केट्स के अंदर इंशाल्लाह नेक्स्ट 2 वीक्स के अंदर जो हाइड्रेंट्स भी जो जहां पे और भी थे वहां पे भी उनको पॉइंट्स को भी जो है वो किया जा रहा है। ठीक है रिजवान साहब, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी को अवेल करने के लिए कोई स्टेप्स लिए जा रहे हैं दुनिया भर में? क्या बड़ी अच्छी टेक्नोलॉजी सामने आ रही है आग पर काबू पाने के लिए? जी बिल्कुल, क्लियर डायरेक्शंस है, उसके ऊपर भी हम लेटेस्ट देख रहे हैं, जो स्पेशली हमारी हाई राइज बिल्डिंग, बाकी तो सब कुछ है, पेट्रोकेमिकल फायर्स के लिए भी हम फोम भी यूज करते हैं, ये सारी चीजें रूटीन में होती हैं, बट उसके अलावा और हाई राइज लैडर्स भी हैं 300 फुट तक, जो बाकी है बिल्डिंग के अंदर इग्रेस है उसको इंश्योर करा रहे हैं।
इंक्रोचमेंट्स क्लियर हो रही है, एक्सटर्नल फायर हाइड्रेंट्स हो रहे हैं, उसके अलावा भी जो एडवांसमेंट्स हुई है, अगर ड्रोन्स है या कुछ और, उनका भी साथ साथ इस्तेमाल और चीजों को अच्छा, ऑडियंस की आसानी के लिए मैं आपसे समझ सकता हूं कि इस वक्त जैसे कि आप 300 फुट का जिक्र कर रहे हैं, क्योंकि हाई राइज बिल्डिंग्स अब लाहौर में तादाद भी बढ़ती जा रही है, हम किस फ्लोर तक इस वक्त मैनेज कर सकते हैं अगर आग लग जाती है तो? जी, इसमें मैं आपकी बात जिस वक्त आपने की, तो मैं टोक्यो फायर सर्विस के जो चीफ थे उससे मेरी मुलाकात जब सेंडाई फ्रेमवर्क हुआ तो उस वक्त के बाद हुई, तो मैंने उससे यही सवाल किया कि जी हमारे पास कितनी है, तो उसने मुझ तरफ देखना शुरू कर दिया बड़ी हैरानगी से। तो उसने कहा कि ये किस तरह से, क्योंकि बाहर से अगर आप कभी उस चढ़ के 300 फुट के ऊपर खड़े हुए हो और उसका एक एक हवा का छोटा सा झटका भी जो है ना उस वक्त वो कर रहा होता है, बिल्कुल। और उसके अंदर 4 से 6 लोग तो जरूर आ जाते हैं, हम उससे फायर फाइटिंग कर लेते हैं, लेकिन हर एक को रेस्क्यू करना वहां से पॉसिबल नहीं है। तो जितनी भी बिल्डिंगें हैं उसके अंदर सीढ़ियां और उसके अंदर इमरजेंसी के इनखला के जो तरीका है वो मैंडेटरी है। जिस तरह आपने जापान में देखा बहुत ऊंची बिल्डिंगें होती हैं, तो वहां पे बाकायदा ये चीजें रखी जाती है। तो उसने एक मुझे कहा कि क्या आपकी कोई बिल्डिंग ऐसी है जिसके अंदर जो है ये हिफाजती तदाबीर नहीं, उसमें आपने लोगों को रहने की इजाजत दे दें? तो ये एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज थी जो कि जितनी भी बिल्डिंगें बन रही हैं अब, जितने प्लान्स हैं, जितने हैं, पुरानी जिनमें थी उनमें साथ साथ ये फिटिंग हुई है और ये बहुत सारी अरेंजमेंट्स कर ली गई। कराची में क्योंकि देख रहे थे मैं कि वहां पर पानी के मसले हो जाते हैं फायर ब्रिगेड में, फिर दीगर मसाइल भी होते हैं। जरा रियाज साहब से आप प्लीज जी रियाज साहब मुझे बताएगा कि केपी में इस तरह का कोई मसला तो नहीं पेश आता जब खुदा ना खासा कहीं आग लग जाती है कि रेस्क्यू वालों को पानी का मसला हो या वेल इक्विप्ड ना हो, वो वेल ट्रेन ना हो? नहीं, मैंने तो यही आपसे अभी गुजारिश की है कि हमारे यहाँ पर पूरे केपी में हर तहसील में जो है वेल इक्विप्ड जो है हमारे रेस्क्यू 1112 के ऑफिसर्स जो हैं वो फ़ाल है, और उसके साथ जो है जितनी भी जरूरत की चीजें हैं वो उसके साथ पूरी होती हैं। यार साहब, जैसे कि पंजाब में एक सर्वे हुआ ना, 2214 इमारतों का सर्वे किया गया, फिर बताया गया कि 1722 इमारतों को डी कैटेगरी में रखा गया है, फिर इस हवाले से बड़ा डिटेल्ड एक सर्वे सामने आया। कोई केपीके में ऐसा सर्वे किया गया? केपीके में असल में मैं आपको यही बता रहा हूँ ना कि यहाँ पर इस तरह की उस पर तो बिल्कुल जीरो टॉलरेंस है इन चीजों पे कि बिल्कुल नाकाबिल बर्दाश्त है कोई बिल्डिंग जो रिहाइश के काबिल ना हो और उसमें कोई रहे। ये तो सवाल ही नहीं पैदा होता कि इधर हम ये छोड़ें इस तरह की कि वो बिल्डिंग में कुछ इस तरह की खुदा ना खास्ता जो हादसा कराची में हुआ है, यानी कि केपीके में तमाम बिल्डिंग्स में तमाम एसओपीज को फॉलो किया जा रहा है, से वो फॉलो किया जा रहा है। बिल्कुल बिल्कुल फॉलो किया जा रहा है। यही मैं आपको बता रहा था कि जो क्लाउड बस्ट अगस्त को हुआ था, आप खुद सोचिए तारीख का सबसे जो है वो एक सानहा था जिसमें 250 कीमती जाने जिसमें से जो है बिल्कुल, और उस पे अफसोस भी है और अल्लाह करे कि आइंदा केपी जो है इस तरह के मनासिर ना देखे। वक्त की थोड़ी सी कमी है। रियाज साहब आपसे इजाजत चाहेंगे, आपने हमारा साथ दिया, हमारे प्रोग्राम में शमूलियत इख्तियार की बेहद शुक्रिया, कभी बेहद शुक्रिया, आप हमारे साथ मौजूद थे, गुफ्तगू कर रहे थे। बिल्कुल, आज हमें इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।